हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस में हमने सबसे आखिरी में एक फंक्शन पढ़ा था दैट सेंट्रल बैंक इज़ द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करता है, क्या क्या तरीके हैं सेंट्रल बैंक के पास इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे पहले थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि मनी सप्लाई होता क्या है और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्यों है। दोस्तों, मनी सप्लाई मतलब सिंपल सी भाषा में बोलें तो किसी भी देश में जनता के पास जितना भी पैसा खर्च करने के लिए अवेलेबल है उसको मनी सप्लाई बोला जाता है। तो किसी भी एक डेट पे इंडिया में इंडिया की पब्लिक के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, वो चाहे उनकी जेब में पड़ा है या फिर उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, उन सबको जोड़ लें तो उसको मनी सप्लाई बोला जाता है। इसको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो एक बात पे ध्यान देना, मैंने बोला था कि वो पैसा जो हमारे देश की जनता के पास खर्च करने के लिए अवेलेबल है, अब इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे देश में या किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। अब उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई। मान लो कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप एक चीज़, आप एप्पल खरीदते थे 100 रुपये के, ठीक है, लेकिन एक महीने बाद आपकी इनकम तो 100 रुपये ही है, लेकिन एप्पल का जो दाम है वो बढ़ के 100 रुपये से हो गया 120 रुपये किलो। अब ये समस्या वाली बात है कि नहीं? आपकी इनकम तो बढ़ी नहीं, लेकिन एप्पल के प्राइस बढ़ गए। इसे कहते हैं महंगाई। क्योंकि अगर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही है तो कोई समस्या वाली बात नहीं होती। लेकिन समस्या तब आती है जब देश में लोगों की इनकम नहीं बढ़ती लेकिन जनरल प्राइस लेवल, बहुत सारी चीज़ों के दाम देश में बढ़ने लगते हैं। उसे कहते हैं इन्फ्लेशन या हिंदी में महंगाई। अब ये इन्फ्लेशन होता कैसे है इसको समझते हैं। सिंपल डिमांड सप्लाई का रूल लगा लो कि भैया लोगों के पास पैसा था तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा डिमांड करने से प्राइस बढ़ जा रहे हैं क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पा रहे, लेकिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होने से उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये प्राइस बढ़ते 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 इतने हो जाते हैं कि देश में महंगाई की समस्या खड़ी हो जाती है। जितने प्राइस चीज़ों के होने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कुछ जो रिच पीपल हैं वो तो महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। प्राइस बढ़ने की वजह से उनको काफ़ी असर पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका इन्फ्लेशन। अभी डिफ्लेशन इसका बिल्कुल उल्टा। डिफ्लेशन में लोग खरीदारी करते ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए तो वो डिमांड नहीं करते, डिमांड बहुत कम होती है। जब डिमांड कम होती है तो आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं, वो प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं, वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। अब जब वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो जो उनकी लेबर है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनको तो निकाल देगा वो, लोगों को काम तो मिलेगा नहीं। भैया जब माल ही नहीं बिक रहा तो मैं अपने पास लेबर क्यों रखूँगा या मैं किसी को एम्प्लॉय को क्यों रखूँगा अपने पास? तो वहाँ पे बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लोग अपनी जॉब्स खो देते हैं। तो ये डिफ्लेशन बेसिकली आपको अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाता है। तो चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे वो डिफ्लेशन हो, दोनों से ही देश की जनता को और गवर्नमेंट को और इकोनॉमी की ग्रोथ को नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और उसे कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो लोगों के पास से पैसा खींचने के लिए मनी सप्लाई को कम किया जाता है ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम हो और डिमांड को कम किया जा सके। ऐसे ही डिफ्लेशन में अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे चीज़ों को, लोग नहीं खरीद रहे जाके, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ किया जाता है ताकि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए अवेलेबल हो और वो डिमांड क्रिएट कर सके। तो अब हम पढ़ेंगे मेजर्स कि भाई क्या क्या तरीक़ों से सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, किन किन तरीक़ों से मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, जो मेजर्स सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट नहीं किया जाता, ओवरऑल जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में होती है उसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता है, ओवरऑल देखा नहीं जाता। जैसे कि मान लो कि आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसी को टारगेट करना है तो सिर्फ उसी के बेस पे पॉलिसीज़ या मेजर्स अडॉप्ट करे जाएंगे। तो इन दोनों में यही फ़र्क है।
क्वांटिटेटिव ओवरऑल मनी सप्लाई डिक्रीज या इंक्रीज करता है, कंट्रोल करता है, जबकि क्वालिटेटिव किसी एक सेक्टर को टारगेट करके किया जाता है। इसमें जो आपका पहला जो मेजर है वो है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। भाई बैंक रेट वो रेट है जिसपे कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में कि जब कमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए होता है या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी उसमें फंक्शन था, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं उन्हें अगर कहीं से पैसा नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ भी वही है, अपनी इंस्टेंट फाइनेंशियल नीड्स को या इमरजेंसी नीड्स को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास पैसा उधार लेने जाते हैं। अब सेंट्रल बैंक वो उधार जब देता है तो वो जो ब्याज कमर्शियल बैंक से लेता है, जो इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, उसको बैंक रेट बोला जाता है। अब सेंट्रल बैंक या हमारा जो आरबीआई है वो इसी बैंक रेट को यूज़ करता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मान लो कंट्री में इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई ज़्यादा है, अब ये महंगाई को कम करने के लिए लोगों के पास से पैसा कम करना पड़ेगा। तो पैसा कम करने के लिए मनी सप्लाई डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ करने के लिए बैंक क्या करेगा? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन लेने आएंगे तो वो बैंक रेट को बढ़ा देगा। इट विल इंक्रीज द बैंक रेट। अब बैंक रेट बढ़ने से क्या होगा? भाई कमर्शियल बैंक पैसा उधार लेने गया सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास, और उसको जो पैसा मिला वो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे मिला। तो जो उसको पैसा मिला उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या बोरोइंग कॉस्ट उसकी बढ़ गई। भाई मेरे को जब पीछे से जो सप्लाई आ रही है वो महंगी आएगी तो मैं आगे बेचूंगा तो उसको और महंगा बेचूंगा। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? वो पैसा लेता है और आगे लोन पे देता है, लोन पे पब्लिक को देता है। तो जब मुझे ही आरबीआई से महंगी ब्याज दरों पे लोन मिला है, तो जब मैं पब्लिक को लोन दूंगा वो भी मैं महंगी ब्याज दरों पे दूंगा, तो लोन महंगे हो जाएंगे। जब लोन महंगे हो जाएंगे तो पब्लिक जो है वो लोन लेना कम कर देगी, और लोन कम लेगी तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा, और पैसा कम मतलब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर इंस्टेंट फाइनेंशियल नीड्स। भाई कमर्शियल बैंक अपनी इंस्टेंट फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए आरबीआई से जो पैसा उधार लेते हैं, जिस रेट पे उधार लेते हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक रेट कहा जाता है, उस ब्याज दर को बैंक रेट बोला जाता है। ठीक है, अभी इंक्रीज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक ने जिन दरों पे सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लिया है वो बोरोइंग कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, लागत बढ़ गई है। तो वो क्या करेंगे? जब वो पब्लिक को मनी लेंड करेंगे तो वो भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जब वो आगे पब्लिक को पैसा देंगे, सो दे विल लेंड मनी टू पब्लिक एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल डिक्रीज द डिमांड फॉर लोन। क्योंकि जब आप लोन महंगा दे रहे हो तो पब्लिक लोन कम लेगी, विच विल डिक्रीज द डिमांड फॉर लोन एंड हैंस डिक्रीज ऑफ मनी सप्लाई। और इसी वजह से जब पैसा कम होगा पब्लिक के पास तो मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, और फिर आप इन्फ्लेशन को इस तरीके से कंट्रोल करते हो। डिक्रीज ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विच कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन। ठीक है, और मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए आप बैंक रेट घटा दोगे। मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए भाई सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक रेट घटा देगा, तो कमर्शियल बैंक जो पैसा उधार ले रहा है आरबीआई से वो कम ब्याज दरों पे ले रहा है, सस्ता लोन ले रहा है, तो इसलिए वो पब्लिक को लोन बांटेगा सस्ती दरों पे। जब लोन लेने की दर सस्ती होगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में है, इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है कि जिस पे लोगों को लोन मिलता है, जो पब्लिक लोन लेती है, जिस ब्याज दरों पे पब्लिक लोन लेती है उसको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। तो मतलब आपको पैसा उठाना है मार्केट से, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंक्रीज इन बैंक रेट विल इंक्रीज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल डिक्रीज द डिमांड फॉर लोन, डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड हेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड। ऐसे ही डिक्रीज इन बैंक रेट will decrease the market rate of interest and it will increase the demand for loan and hence increase in money supply and deflation is controlled। तो ये था आपका बैंक रेट। अभी आते हैं अपने दूसरे मेजर पे। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा मेजर है सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ याद आया? हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में एक फंक्शन पढ़ा था बैंकर टू द गवर्नमेंट, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो
आपका बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए एज एन एजेंट काम करता है। जब गवर्नमेंट को अपनी पैसा उधार लेना होता है पब्लिक से, तो वो सिक्योरिटीज़ बेचती है। सिक्योरिटीज़ मतलब पेपर पे गारंटी होती है कि भाई हम इतने टाइम के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं और आपको इतने टाइम बाद लौटा देंगे, उसको सिक्योरिटी बोला जाता है। तो सिक्योरिटीज़ बेचती है गवर्नमेंट और उसके बदले लोगों से पैसा लेती है। और फिर जब पैसा वापसी करना होता है पब्लिक को, तो वो सिक्योरिटीज़ वो ख़रीद लेती है। जो पहले पब्लिक को बेची थी पैसा लेने के टाइम पे, तो अब वो पब्लिक से सिक्योरिटीज़ खरीद रही है और पैसा पब्लिक को वापसी कर रही है। तो यही सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक परचेज या सेल करता है ओपन मार्केट में, जिसमें कि आपके पब्लिक भी आती है और कमर्शियल बैंक भी आते हैं। तो ये वही फंक्शन है और सेंट्रल बैंक इसी का यूज़ कर रहा है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। कैसे? देखो, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ रिड्यूसेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ ऑफर करता है पब्लिक को कि भैया हमारे इस सिक्योरिटीज़ मतलब हमको पैसा दे दो और उसके बदले सिक्योरिटी ले लो, आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और इतने टाइम में हम आपका पैसा वापसी कर देंगे। तो फिलहाल सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज़ बेची है, आरबीआई ने सिक्योरिटी पब्लिक को बेची है। जब सिक्योरिटीज़ बेची तो पब्लिक ने पैसा दिया, तो जो पैसा पब्लिक के पास खर्च करने के लिए अवेलेबल था वो कम हो गया। कैसे? क्योंकि पब्लिक ने तो आरबीआई की सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब जैसे मैंने अगर सेंट्रल बैंक की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद ली है आरबीआई से, तो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा कम है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में। लिक्विडिटी मतलब कैश, खर्च करने के लिए जो पैसा पब्लिक के पास अवेलेबल था वो कम हो गया, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा पब्लिक ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। तो वो काम सेंट्रल बैंक करता है। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ रिड्यूसेस द लिक्विडिटी, और पैसा कम हो जाता है अगर मार्केट में, तो फिर मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। और फिर हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो वो कब होती है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई कम करी जाती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। इसका वाइसा वर्सा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज क्रिएट्स लिक्विडिटी। अब अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है गवर्नमेंट को या आरबीआई को, अगर बढ़ानी है मनी सप्लाई, तो फिर वो लोगों से सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी। तो आरबीआई जब सिक्योरिटीज़ खरीदेगी लोगों से, तो उनको क्या वापसी करेगी? पैसा दे देगी। पैसा दे देगी तो पब्लिक के पास पैसा आएगा और वो खर्च करेगी पैसे को। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ वापसी पब्लिक से खरीदी जाती है मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि अगर आप सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हो और पब्लिक को पैसा देते हो, तो पब्लिक के पास लिक्विडिटी क्रिएट होती है, पैसा आ जाता है। और पैसा पब्लिक के पास आ गया तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। और मनी सप्लाई इंक्रीज़ कब करी जाती है? डिफ्लेशनरी सिचुएशन में, जब डिमांड नहीं हो रही होती, बहुत ही खाली सूखी मार्केट पड़ी हुई है, लोग कुछ खरीद नहीं रहे, खर्च नहीं कर रहे, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो उस केस में डिफ्लेशन बोला जाता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, जिसके लिए आरबीआई लोगों से सिक्योरिटीज़ खरीद के उनको पैसा दे देती है और मनी सप्लाई लोगों के हैंड में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। अब आते हैं अपने तीसरे मेजर पे, कैश रिजर्व रेशो। अब इसके लिए एक इससे भी पहले की वीडियो याद करो, हमने क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, इस पर एक वीडियो बनाई थी। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये इस वीडियो में कैश रिजर्व रेशो की बात हुई थी। और इसमें ये बात हुई थी कि जब बैंक लोन देता है आगे, तो बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो कुछ पैसा कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में, मतलब एक परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज में मेंटेन करता है। ठीक है, तो वो कैश रिजर्व रेशो यहाँ पे यूज़ होती है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो ये परसेंटेज है भाई, आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलता है कि आप जो लोन बांटोगे, वो लोन बांटने से पहले आप कुछ पैसा रिजर्व में रखोगे अपने पास, फिजिकल फॉर्म में रिजर्व में रखोगे। वो किस परसेंटेज में होगा वो मैं बताऊंगा, आरबीआई बताएगा मतलब। ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंक लोन बांटने से पहले कितना पैसा रिजर्व में इन कैश रखेगा, वो पैसा आरबीआई वो बताएगा, आरबीआई परसेंटेज, और उसी को यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो बोला गया है। तो याद करो, कैश रिजर्व रेशो अगर बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा। मतलब कि अगर 1000 रुपये कमर्शियल बैंक के पास है और 10% कैश रिजर्व रेशो है, तो बैंक 1000 में से 100 रुपये अपने पास रखेगा और 900 का लोन बांटेगा। और लोन जब जाएगा मार्केट में तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि कैश जा रहा है मार्केट में, पैसा जा रहा है मार्केट में। अगर
हमारा जो कैश रिजर्व रेशो है वो बढ़ के 20% हो जाता है। तो अभी 200 रुपया बैंक रखेगा अपने पास और 800 का लोन बांटेगा। पहले 900 का लोन जा रहा था, अभी 800 का लोन जाएगा। तो कैश रिजर्व रेशो बढ़ी, लोन का अमाउंट कम हो गया, तो मनी सप्लाई भी कम हो गई। तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देता है अगर उसको मनी सप्लाई कम करनी है। वो इन्फ्लेशन के केस में होता है। और उसका उल्टा, अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई कैश रिजर्व रेशो कम कर देगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यही खेल यहाँ पे आरबीआई करता है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट टू बी केप्ट विद आरबीआई इन कैश, इट इज़ फिक्स्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई इंक्रीजेज द सीआरआर टू डिक्रीज, सीआरआर मैंने इसको बोला है, आरबीआई इंक्रीजेज द सीआरआर टू डिक्रीज द मनी सप्लाई एंड डिक्रीज द सीआरआर टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो सीआरआर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, सीआरआर कम होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका हो गया सीआरआर। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको मालूम है करंट में आरबीआई ने सीआरआर कितना बता रखा है? भाई बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कितना परसेंट सीआरआर के फॉर्म में मेंटेन करना है, वो जो बैंक ने बता रखा है, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, 4.50%। तो 4.5% सीआरआर अभी आरबीआई ने फिक्स कर रखा है जो कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना है। ये आपको आरबीआई के साइड से मिल जाएगा। दोस्तों मैं एक एडवाइस दूंगा, हम जो पढ़ते हैं ये इकोनॉमी के बारे में, ये रियल में चलता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो आप चाहो तो आप आरबीआई के साइट पे ये चीज़ें चेक कर सकते हो। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो डाल दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप देख सको। तो प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और उससे इंटरेस्ट भी आता है। तो अभी 4.50% है, ये मैंने अभी अभी आरबीआई की साइट से निकाला है, 2 मिनट लगते हैं, बहुत आसान है। तो ये अभी 4.5% है। अब आते हैं हमारा फोर्थ मेजर जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, जिसे कि एसएलआर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रेशो है और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो आरबीआई बताता है और कमर्शियल बैंक को मेंटेन करनी है। बट जैसे सीआरआर तो बैंक के टोटल डिपॉजिट पे निकाली जाती है, एसएलआर किस पे निकाली, वो भी एक परसेंटेज है, वो किस पे निकाली जाती है, आपका एसेट्स। भाई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक्स टू मेंटेन फिक्स परसेंटेज ऑफ एसेट्स, फिक्स परसेंटेज ऑफ एसेट्स, जो बैंक की जो एसेट्स है उसके ऊपर एक परसेंटेज आपको लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन करनी पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो है, इसको लिक्विड एसेट बोला जाता है। आप जो बैंक है अपनी टोटल एसेट्स का कुछ परसेंटेज, जो कि आरबीआई फिक्स करता है, अपनी टोटल एसेट्स का कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में मेंटेन करोगे। और इस लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश, गोल्ड प्लस अनएंक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सीआरआर में सिर्फ कैश मेंटेन हो रहा है, बट एसएलआर में कैश भी मेंटेन हो रहा है, गोल्ड भी मेंटेन हो रहा है, और अनएंक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज हमने पढ़ा है क्या होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अनएक्यूम्बर्ड का मतलब होता है कि गिरवी नहीं रखी हुई। तो ऐसी सिक्योरिटी जिसपे कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो रखा। चार्ज क्रिएट मतलब एक होता है ना कि हम कुछ लोन लेने जाते हैं तो हमने गहने गिरवी रख दिए, प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है, तो उस प्रॉपर्टी जो हमने गिरवी रखी होती है उसको हम किसी को बेच नहीं पाते जब तक कि हम लोन नहीं चुका देते। तो जो लेंडर होता है जिसने कि आपको लोन दे रखा होता है, उस प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार रहता है, तो हम वो प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं सकते। तो कहता है आपको सिक्योरिटीज़ वैसी वाली मेंटेन करनी है लिक्विड फॉर्म में जो आपने कहीं पे गिरवी ना रखी हो। ठीक है, तो कैश, गोल्ड, अनएंक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, इसको आपने लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करना है। किस अमाउंट में? वो अमाउंट जो 18% हो आपकी टोटल एसेट्स का। ठीक है, मैथमेटिकली हमको इसमें नहीं जाना, अभी इसमें आपको समझना खाली यही है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि बैंक को एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट्स मेंटेन करना होता है लिक्विड फॉर्म में, जिसमें कि आपका कैश, गोल्ड या अनएंक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ आता है। ठीक है, ये भी आरबीआई फिक्स करता है। और यहाँ पे अगर आपका जो केस इसका है सीआरआर का, वही एसएलआर का है। वही एसएलआर अगर बढ़ा दिया जाएगा, ये परसेंटेज अगर बढ़ा दी जाएगी तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और एसएलआर अगर घटा दी जाएगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। रीज़न सेम है, अगर आपने एसएलआर बढ़ा दी तो बैंक को ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में, वो लोन कम दे पाएगा और मनी सप्लाई कम रहेगी। ऐसी एसएलआर घटाने से बैंक लोन ज़्यादा दे पाएगा
और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और ये भी आरबीआई बताता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। करंट की डेट में अभी अभी चेक किया है, ये 18% है। तो आरबीआई ने बोल रखा है कि 18% ऑफ योर टोटल एसेट्स, कमर्शियल बैंक जी 18% ऑफ योर टोटल एसेट्स यू विल हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो ये आपका हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। अब ये जो हम पढ़ रहे थे, ये जो हमने पढ़े हैं मेजर्स, ये हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स थे। इसके अंदर 2 मेजर्स हो रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? बैंक रेट पढ़ा, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। इसके अलावा 2 और हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ये मान के चलो कि भी 2 इंपॉर्टेंट मेजर्स रहते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। और इस वीडियो में अभी हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटेटिव में हमने 4 डिस्कस कर लिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी। और अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, 3 और है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने बताया था कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जब बैंक आपका जो आरबीआई है वो तब यूज़ करता है जब उसको सेलेक्टेड सेक्टर्स के ऊपर मनी सप्लाई कंट्रोल करनी हो। जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रियल इस्टेट सेक्टर में, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डाउन है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डाउन है। तो एक सेक्टर को टारगेट किया जाता है और उसको देखते हुए मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए ये मेजर्स अडॉप्ट करे जाते हैं। इसमें आपका पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या कोलेट्रल माइनस अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। नहीं समझ आया? देखते हैं। देखो, जब लोन लेने जाते हो तो बैंक्स आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं, जैसे कि हम कोलेट्रल भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलें तो गिरवी रखना। तो मान लो कि आपको लोन, एग्जांपल से समझते हैं, आपको लोन लेना है और आपके पास गिरवी रखने के लिए पड़ा हुआ है गोल्ड। तो आप 10 लाख रुपए का गोल्ड लेके जाते हो, तो बैंक आपको पूरा 10 लाख का लोन नहीं देगा, वो कुछ परसेंटेज रखेगा, मतलब वो कुछ परसेंटेज काट के आपको थोड़ा कम लोन देगा। भाई ऐसा नहीं है ना कि आप 10 लाख का लोन 10 लाख का गोल्ड लेके गए हो तो आपको 10 लाख का लोन दे देगा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो उसका आपको 70% या 80% लोन देगा। तो वो जो काट रहा है ना, वो जो परसेंटेज रख रहा है, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीआई कई बार कमर्शियल बैंक्स को गाइडेंस देता है या डायरेक्टिव्स इशू करता है, ऑर्डर इशू करता है कि आपको से 20% मार्जिन रखने के बाद लोन देना है। तो एक एग्जांपल लूँ कि जब आप लोन लेने जाते हो प्रॉपर्टी का, आपको कोई अपार्टमेंट खरीदना है, उस अपार्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो आप प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके जाओगे बैंक के पास, उसको दिखाओगे कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी हमने खरीद ली है, मतलब एग्रीमेंट हो गया बेसिकली, और आपको लोन देना है। तो बैंक पूरा 1 करोड़ लोन तो नहीं देगा, वो बोलेगा हम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% लोन देंगे या 75% लोन देंगे। तो 20-25% वो जो रख रहा है, जो छोड़ रहा है, वो लोन नहीं दे रहा, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला? करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो आप गिरवी रखने जा रहे हो उसकी करंट वैल्यू, और जो आपको लोन मिला है, इन दोनों को माइनस कर दोगे, क्योंकि आपको पूरा लोन तो नहीं मिलता भाई, जो इसकी वैल्यू है उसका पूरा लोन तो नहीं मिलेगा, लोन आपको कम मिलेगा। तो जितना ये डिफरेंस है उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोला जाता है। यहाँ एग्जांपल दे रखा है, कोलेट्रल आपने रखा गोल्ड, 10 लाख का गोल्ड है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो फिर 100 में से 20% छोड़ देंगे और 80% का लोन मिलेगा। तो कोलेट्रल वैल्यू का 80% मिलेगा, जो कि 8 लाख बनता है, ठीक है। तो 10 लाख ये गिरवी रखा हुआ गोल्ड, और 8 लाख का जो लोन ग्रांट हुआ है। तो 10 लाख माइनस 8 लाख, 10 लाख माइनस 8 लाख, 2 लाख रुपए, जो कि 20% बनता है। तो 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी जाए 30%, तो यहाँ पे क्या होगा? आप जो गोल्ड लेके गए हो गिरवी रखने के लिए, उस पर 30% छोड़ के बाकी 70% पे बैंक लोन देगा, तो आपको 7 लाख रुपए देगा। तो 10 लाख का सामान गिरवी रखेगा अपने पास और आपको 30% काट के 7 लाख का लोन देगा, ठीक है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दी जाए तो पब्लिक को लोन कम मिलेगा, और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कम कर दी जाए तो पब्लिक को लोन ज़्यादा मिलेगा। लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। दोबारा बोलता हूँ, नहीं, मनी सप्लाई घटेगी, सॉरी, दोबारा बोलता हूँ। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए तो पब्लिक को लोन कम मिलेगा, कम पैसा मतलब कम मनी सप्लाई। और ऐसे ही जब मार्जिन रिक्वायरमेंट आप घटा दोगे, आरबीआई जब घटा देगा, तो पब्लिक को लोन ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा
मनी सप्लाई। तो यहाँ पे ये चलता है, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड माइनस अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे मेजर पे, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब आरबीआई कोटा फिक्स कर देता है कि इस बिजनेस एक्टिविटी के लिए इससे ज़्यादा का लोन आप नहीं दोगे अगर मनी सप्लाई आपको कम करनी है, ठीक है। तो ये जनरली आपकी कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए लोन ले रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसको कि आरबीआई कर्ब करना चाहता है, कम करना चाहता है, तो उस पर वो कोटा लगा देगा बैंक के ऊपर, कोटा फिक्स कर देगा कि कोई भी बैंक इससे ज़्यादा लोन इस पर नहीं देगा। इससे क्या होगा कि लोन कम मिलेगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो उस स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी में उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी, जो कि बैंक चाहता है। बट अगर किसी सेक्टर को बूस्ट करना है तो फिर वो जो कोटा है आरबीआई कम कर देगा, सॉरी बढ़ा देगा, कोटा बढ़ा देगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटो, हम आपका कोटा बढ़ा रहे हैं। कमर्शियल बैंक को बोल रहे हैं कि आप इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो और कोटा बढ़ा देगा। तो उससे क्या होगा कि उस बिज़नेस एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि लोन ज़्यादा मिल रहा है लोगों को और वो उसमें लगाएंगे पैसा और फिर उसमें बूस्ट आएगा। इसका एग्जांपल जैसे कि आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चल रही है, जैसे कि आपके सुना होगा आपने, अभी पीछे क्या हुआ था कि एक चिप लगती है आपकी कारों में, जो कार्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, आपके फ़ोन में भी यूज़ होते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत शॉर्टेज हो गई थी। बेसिकली आपका ताइवान से आता है, चाइना से आता है वो सेमीकंडक्टर चिप्स, उसकी बहुत शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग होल्ड हो गई थी। कार्स की भी सप्लाई बहुत शॉर्ट है, अभी भी आप कार लेने जाओगे तो आपको 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, वो उन कंपोनेंट्स की शॉर्टेज की वजह से है, जिससे कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको माल महंगा मिल रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई नहीं है, तो माल महंगा मिल रहा है और फिर उसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और हमको भी महंगा मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि सेमीकंडक्टर्स हम बाहर से ना खरीद के अपने इंडिया में ही, क्योंकि मेक इन इंडिया भी चल रहा है, तो अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। तो उसके लिए उसने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाली कि भाई आप सेटअप करो फैक्ट्रीज यहाँ पे, हम आपको इंसेंटिव देंगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ इंडिया में प्रोड्यूस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने प्रमोट करना था भाई सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होनी चाहिए। तो साथ ही साथ आरबीआई ने भी कोटा बढ़ा दिया होगा कमर्शियल बैंक्स का कि इन मतलब सेमीकंडक्टर की जो प्लांट लगाना चाहता है उनको लोन ज़्यादा दिया जाए, उसका कोटा बढ़ा दिया होगा। ऐसे ही आपका जो स्मॉल सेक्टर है, जो आपका मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे सेक्टर्स हैं आपके, उनको ग्रोथ देने के लिए भी आरबीआई ने ऑलरेडी कमर्शियल बैंक्स को गाइडलाइंस दे रखी हैं, उनका कोटा बढ़ा रखा है कि आप स्मॉल सेक्टर्स को या मीडियम सेक्टर को लोन ज़्यादा बांटिए। सिमिलरली स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए भी आरबीआई ने डायरेक्टिव्स इशू कर रखे हैं कमर्शियल बैंक्स को। तो ये आपका आ जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कोटा फिक्स कर देना, लिमिट कर देना या उसको बढ़ा देना फॉर स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटीज़। अभी आपका तीसरा आता है मोरल सुएजन। मोरल सुएजन में आरबीआई गिव्स एडवाइस टू कमर्शियल बैंक्स, एडवाइस देती है कि भैया अगर इन्फ्लेशन है तो रिस्ट्रिक्ट्स ग्रांट ऑफ लोन, आप लोन कम बांटिए, इन्फ्लेशन को कर्ब करना है। और ऐसे ही अगर डिफ्लेशन है, डिमांड नहीं है, डिमांड बूस्ट करनी है इकोनॉमी में, तो डिस्ट्रीब्यूट मोर लोन्स, आप ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि हमें डिमांड बढ़ानी है। तो ये आपके 3 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फिर से रिपीट करता हूँ, जो आपके रह गए हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।